चलिए, आज हम लोग अपने विनायक बैच के अंदर भारतीय राज व्यवस्था, ये एक टॉपिक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो भारतीय राज व्यवस्था जो टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है वो बता रहे हैं। पहला है भारतीय संविधान। इसके अंदर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। संविधान का मतलब हो गया 1 से लेके 395 आर्टिकल। हालांकि वो जो एकदम नहीं कहते हैं डिटेल्स, उसका आपको आज डेमो देंगे, लेकिन वो वाला संविधान पढ़ना है विकास में, वो जो पढ़ते हैं। लेकिन इस साल संविधान को समझने के लिए जो जो चीज़ एनसीईआरटी में है उसको पढ़ेंगे। बी में पढ़ना है पंचायती राज। ये बता रहे हैं कि जो यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ना है, ये 2 पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस से लेकर के जो कुछ भी मुद्दे हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है अधिकार एवं मुद्दे, राइट्स एंड इश्यूज। जैसे जंगल पर वनवासियों का, ट्राइबलों का क्या क्या अधिकार है, माना ये सब तो अगले साल पढ़ाएंगे, इस साल खाली ये पढ़ना है। तो उनका क्या क्या अधिकार है ये आपको जानना है, सरकार का कायदा। और उस अधिकारों में अगर कुछ हेर फेर हुआ तो वो जब आंदोलन शुरू करेंगे अपने अधिकार को लेकर, तो वो हो गया मुद्दे। ठीक है। एक छोटा सा चीज़ मान लीजिए कि उनको अधिकार दिया गया कि जंगल के अंदर एक छोटा सा चीज़ कि सूखी लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है। अब लकड़ी के परिभाषा में अगला साल लिख दिया कि ताड़ के पेड़ को लकड़ी में शामिल नहीं किया जाता है। अब वो बेचारा फंस गया, काटें कि नहीं काटें, क्योंकि कायदा हो गया ग्रे। अब उसको लेकर के कहेगा। तो जंगल में जो कुछ भी अधिकार है उस पर जो कुछ भी मुद्दे, मान लीजिए एक लड़का है, आप हैं, आपको रोजगार पाने का अधिकार है, और अभी देश में सबसे बड़ा समस्या है रोजगार। तो उसके कई कारण हैं। एक आबादी भी है कि हम लोग जब कहते हैं कि एक तलाटी के फार्म में 20 लाख लोग फॉर्म भर दिया, तो एक मोटा मोटी निकालिए कि अगर 28 राज्य है, 7 संघ शासित को भी शामिल कर दीजिए, सबका माने बराबर हो जाए जनसंख्या, तो 20 लाख लोग फिर हर जगह फॉर्म भर रहा है। यानी 5 करोड़ आदमी बेरोजगार है खाली तलाटी के लिए। LRD, IS, GPSC। तो यहाँ तो दिख रहा है कि पूरे देश में कम से कम 15 से 17 करोड़ रोजगार जब उत्पन्न होगा, सरकारी नौकरी ने रोजगार जब उत्पन्न होगा, तब ये केवल फार्म भरने वाला एडजस्ट होगा। उसके अलावा जो लोग फार्म नहीं भरने का हिम्मत कर रहा है, सिंपल BA का पास करके कहीं प्राइवेट जॉब में लग गया, उसको भी जो नहीं मिल रहा है उसमें से, तो वो वाला तब तो फिर 30 करोड़ आदमी को रोजगार देना है। यानी पूरे एक अमेरिका को रोजगार देना है। हम लोग जब ये चीज़ नहीं समझते हैं, तो ये अधिकार है रोजगार पाना, तो मुद्दा बन जाता है। बड़ा बड़ा जो है कटआउट लेके खड़ा हो जाते हैं, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार। देख रहे हैं। तो असली समस्या जो है ये उत्पन्न होगा, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स।
इतना जो है आपको पढ़ना है भारतीय राज व्यवस्था में। अब ये पूरा कंप्लीट होगा अगले साल विकास में सब, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। विनायक में जो है इसके साथ, और वो भी जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके कंसेप्ट के साथ, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी छठे से लेकर के 12वें तक, ठीक है। आपको कल भी बताए थे कि 3 किताब आप रख लीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। शुरू करेंगे, हफ्ते में 3 दिन लेक्चर हम लेंगे। धीरे धीरे क्लियरिटी बढ़ रहा है। पहले कहे थे कि लेक्चर होगा, अब कहे हैं कि 3 दिन हम लेंगे, ठीक है। चौथा दिन गणित का टीचर आएगा, 5वां दिन आइदर गुजराती और अंग्रेजी में से कोई एक, ठीक ना। और वो आपको दिसंबर तक पढ़ाएगा ना। इसमें वो वाला नहीं होगा कि घड़ी देख के ख़त्म किया जाए। माना 10, 11, 12 महीने के क्लास में 6 महीने अंग्रेजी चलेगा उसी दिन, और 6 महीने हिंदी चलेगा, ये गुजराती चलेगा। ये हुआ पूरे साल का। हम जो 3 दिन आपका लेक्चर लेके आए, तो वो 3 दिन मेरा होगा 6 महीने, और ख़त्म होगा तो वहीं पर आ जाएगा फिर पर्यावरण एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी, ऐसे करके वो पूरा 6 महीने होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में गुजराती, अंग्रेजी बार बार बता रहे हैं, मैथ नहीं आएगा, ये ऑफलाइन का है, ठीक है। जो ऑनलाइन का कोर्स है उसमें केवल नाम ही है एनसीईआरटी कोर्स। तो वो 1 साल में 6 से लेकर के 12 तक, हाँ 6 महीना में इकोनॉमिक्स, जो हम छोड़े वो 3 दूसरे लोग पढ़ाएंगे। अब आइए, ये आप समझ गए कि इसमें क्या पढ़ना है। अब संविधान को कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको पहले एक फार्मूला बताते हैं। कानून के लिए एक कॉमा बहुत मायने रखता है। देखिए, मैं एक ही शब्द को 3 बार लिख रहा हूँ, पास ना फेल, पास ना फेल और पास ना फेल। देखिए कायदा किसको कहते हैं। एक बार कॉमा यहाँ लगाइए, एक बार कॉमा यहाँ लगाइए, और एक बार कॉमा भूल जाइए। अभी यही बताने जा रहे हैं कि देखिए, आज आपको संविधान का एक प्रस्तावना को आपके हिसाब से, वो विकास वाला हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से समझाएंगे आज कि ऐसे ही कॉमा पढ़ना है। ये अगर केस कोर्ट में आता है तो जज साहब क्लियर हैं कि लड़का पास है, क्योंकि कॉमा लगा है। पास रुकना है, ना फेल, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगर ये आता है तो जज साहब को पता है कि लड़का फेल ही है, कॉमा लगा है, पास ना, फिर रुकना है, फेल। और ये आएगा ना तो जज साहब कहेंगे क्या कि यूनिवर्सिटी से जाओ डिग्री लेकर आओ, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि आप हैं क्या, पास ना फेल। तो इसी तरह संविधान में कहीं भी एक कॉमा अगर लगा है ना तो उसका अर्थ बदल जाता है। और जब हम उस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं और हम ओरिजिनल संविधान जो बेयर एक्ट कहलाता है वो अगले साल पढ़ना है, इस साल तो एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ते हैं, उसके जगह पर कोई गाइड पढ़ लेते हैं। कोई भी, मतलब मेरा विरोध नहीं है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, वाणी प्रकाशन पढ़ लिए, कोई भी गाइड, तो आप सतही तौर पे ही जवाब दे पाएंगे। अब आइए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे संविधान से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको एक घटना से समझाते हैं, कैसे करंट के साथ जुड़ के आएगा। जैसे आप पिछले 3-4 दिन से महाराष्ट्र का घटना देख रहे हैं, देखिए आपको संविधान कैसे सिखाएंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जरा भी राजनीतिक गप अपने को नहीं करना है, समझ गए ना।
अपने को करना है प्रशासनिक गप, यानी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा इस घटना को ढाल करके ये कहना है। तो क्या देखे महाराष्ट्र में कि शिवसेना से एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे को छोड़कर चला गया। ठीक है, तो ये हुआ एक राजनीतिक गप। अब हमारे काम का ये है कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पार्टी से अलग हुआ, तो क्या इसके विधानसभा की सदस्यता बचेगी या ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे काम का है। समझ में आ गया? तो अब जिसको ये जानकारी है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, अयोग्यता किसको कहते हैं, जैसे ही अयोग्यता पता चलेगा तो हमारा दिमाग घूमने लगेगा कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, तो समझिएगा। अब हम यहाँ से आपको समझाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के साथ। तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, हमको जानना पड़ेगा क्या क्या होता है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है? तो पहला है संविधान के आधार पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है उसके आधार पर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और दूसरा है इसी संविधान के आधार पर, अभी बताएंगे, संसद एक कायदा पास किया है जिसका नाम है जन प्रतिनिधित्व कायदा। तो उसमें अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो दूसरा है जन प्रतिनिधित्व कायदा के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर हो गया? तो अब एकनाथ शिंदे जी को यही दो देखना है कि हमको अगर अपना डिस्क्वालिफिकेशन बचाना है तो या तो हम संविधान को एक बार पढ़ लें उसमें क्या लिखा है, या तो फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को देख लें। ठीक है, अब जब आपको पढ़ाएंगे तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा में डिस्क्वालिफिकेशन एक अलग प्रकार का है। वो है कि अगर कोई आदमी, जैसे अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद था, पिछला यूपी चुनाव में उसको लगा कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरी पार्टी बहुमत में आ जाएगी, इसके लिए वो एमएलए के सीट से चुनाव लड़ गया। एमपी तो था ही, चुनाव दोनों जगह से जीत गया, मतलब एमएलए भी हो गया, एमपी भी हो गया। तो अब वो दो जगह कैसे रहिएगा, तो कोई तो एक सीट जाएगा। ये लिखा हुआ है इसमें कि कौन वाला जाएगा। क्लियर? तो उसमें यही कहा है कि अगर आप लोकसभा की जगह पे संसद रख लीजिए, कोई राज्यसभा का मेंबर भी चुनाव लड़ दे, ऐसा। तो कहा कि कोई भी संसद सदस्य अगर विधानसभा का चुनाव लड़ता है उस पद पे रहते हुए, जैसे अखिलेश लड़ा, और अगर वो जीत जाता है, या आजम खान लड़ा, अगर वो जीत जाता है और दोनों जीत गया, तो उसको 14 दिन के अंदर ये निर्णय लेना पड़ेगा, 14 दिन का छूट है, कि दोनों में से कहाँ का मेंबर रहना चाहता है। तो 14 दिन वो खुद सोच ले। लगता है मुख्यमंत्री बन पाए तो इधर रहे, नहीं लगता है तो संसद चले जाए। लेकिन अखिलेश यादव को कुछ और लगा कि हम कहीं दिल्ली में नहीं बैठे रह जाएं और हम कहीं यूपी में कमज़ोर नहीं हो जाएं। फिर वही बात इतिहास सिखाता है कि गुर्जर प्रतिहार गुजरात में क्यों कमज़ोर हुआ, क्योंकि कन्नौज की राजनीति में लग गया। यहाँ से आक्रमण किया, जाके कन्नौज जीत गया, अब वहीं रहने लगा, तो गुजरात में कितना चलेगा। तो 2 राजा 3 राजा जो ताकतवर है तब तक चलेगा, जैसे ही कमज़ोर होगा लवन प्रसाद बघेला यहाँ बघेला वंश का स्थापना कर देगा।
तो अखिलेश यादव को भी यही लगा कि अगला जो 5 साल बाद चुनाव होगा विधानसभा का, तो अगर हम विधानसभा में होंगे, यूपी में घूमते रहेंगे, वहाँ के जनता से रोज़ मिलते रहेंगे, तो हो सकता है कि हम अगला 5 साल के बाद सरकार बना लें। पहला केस। दूसरा, अगर हम यूपी के जनता के बीच में घूमते रहें तो 24 में एमपी के चुनाव में 2 सीट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। वहाँ एमपी के चुनाव को संभालने के लिए मोदी साहब हैं दिल्ली में, और यूपी के चुनाव संभालने के लिए योगी साहब हैं। यहाँ 2 लोग हैं। अब वहाँ अखिलेश बेचारा अकेला है। लेकिन वो ये सोचा, तो 14 दिन के अंदर अगर अखिलेश यादव इस्तीफा नहीं देता तो दोनों में बड़ा कौन? संसद। तब बड़ा वाला पोस्ट चला जाएगा। दंडित करेंगे ना, आप क्यों नहीं इस्तीफा दिए, ठीक है। ये कहता है जनप्रतिनिधित्व कानून। इसी तरह मान लीजिए एक आदमी राज्यसभा में था, उल्टा भी सोच सकते हैं। कौन? राघव चड्ढा दिल्ली का एमएलए था, पंजाब से राज्यसभा सदस्य हो गया, 2 हाउस का मेंबर हो गया। तो अब दोनों में उसको सेम कहानी 14 दिन में तय करना है। तो वो कर लिया कि हमको राज्यसभा में जाना है, इसलिए राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पे चुनाव हुआ, क्योंकि वहाँ का था। और अगर नहीं सोचता तो राज्यसभा की सीट चली जाती, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन था? राज्यसभा बड़ा था। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह कोई एक आदमी राज्यसभा में है, कैसा है? जैसे 2019 के चुनाव के पहले अमित शाह जी राज्यसभा में थे। 19 के चुनाव में मोदी साहब कहे कि लोकसभा लड़ो, तुमको गृह मंत्री बनाना है। बना तो राज्यसभा से भी सकते हैं, बट लोकसभा का महत्व ज़्यादा है ना, तो उससे अगर गृह मंत्री बनाएंगे तो भारी भरकम लगेगा। अब वो लड़े या जीत भी गए, तो अब वो भी 2 हाउस के मेंबर हो गए। तो 10 दिन के अंदर उनको चुनना है कि दोनों में से किसका मेंबर रहेंगे। तो वो चुने कि लोकसभा में रहेंगे। नहीं चुनते तब क्या होता है? तो फिर अब दोनों में बड़ा कौन? तो राज्यसभा। नहीं, राज्यसभा महत्व में अपर हाउस, पावर है इसके पास ज़्यादा। जब भी कोई पूछे कि महत्व में बड़ा कौन, तो राज्यसभा। तो राज्यसभा की सदस्यता जाएगी। क्लियर? ये कहता है जनप्रतिनिधित्व कानून। अब एकनाथ जी के साथ ऐसा तो कोई गप हुआ नहीं है। अगर आपको ये जानकारी हो ये वाला बात, तो आप सीधा कह देंगे कि एकनाथ शिंदे थोड़े लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अरे वो तो पार्टी से अलग हुआ है, ठीक ना। शिवसेना का एमएलए था और वहाँ से बाहर निकला है, तो ये काहे को हम अभी पढ़ने जाएंगे। क्लियर? तो इसका माने ऊपर वाला में कहीं गड़बड़ी हुआ है, ठीक ना, हमारे काम का संविधान के आधार पे। तो संविधान के आधार पर जो अयोग्यता है वो है, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक ना। फिर देखिए माइन्यूट बात, एक बार नहीं कहा कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होना चाहिए, कहा भारत का नागरिक होना चाहिए। तब भारत का नागरिक तो जन्म के आधार पे भी होता है, वंश के आधार पे भी होता है। और सोनिया जी भारतीय नागरिक से विवाह करने के भी आधार पे होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक। देशीकरण के द्वारा भी होता है। वो जो गाना गाया था लिफ्ट करा दे पाकिस्तानी, वो अभी जो है भारत का नागरिक हो गया, वो पाकिस्तानी नहीं रहा, अब आप उसको बराबर ही बात कहेंगे। तो देशीकरण के द्वारा भी होता है। अगर हम अभी भूटान को अपने देश में मिला लें तो उसका नागरिक अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि देश मिला लीजिए और नागरिक को कहिए कि रहो तुम वीजा पे। तो क्या देख रहे हैं, 5 प्रकार है, तो पांचों में से किसी प्रकार का नागरिक है उसको बराबर हक है विधानसभा का सदस्य का चुनाव लड़ने का या बनने का, लोकसभा का भी, ठीक है। भारत का नागरिक हो गया। अभी आपको पढ़ाते जाएंगे। और लेकिन चौथा नंबर में कहता है, ऐसे तो लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, वो सब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। संसद अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन बता दे, एक कोई बिल पास कर दे
और संसद कहे कि ऐसा ऐसा काम अगर करिएगा तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तब भी वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये संसद को अधिकार देना पड़ेगा इन फ्यूचर क्या स्थिति हो जाए। ठीक है ना, आप उस समय तय कर सकते हैं कि 25 साल का उम्र नहीं होगा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं विधानसभा का, 30 साल का उम्र नहीं होगा तो राज्यसभा का नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आपने ये कहाँ सोचा कि आदमी चुनाव लड़ेगा एक्स पार्टी से, मान लीजिए कांग्रेस से, अब 5 महीना बाद शामिल हो जाएगा बीजेपी में, या आदमी चुनाव लड़ेगा बीजेपी से 8 महीना बाद शामिल हो जाएगा कांग्रेस में। ये तो उसमें सोचा नहीं गया था। इसीलिए कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि आगे कोई समस्या देखेगा तो उसके लिए वो जो है कानून बनाएगा। तो संसद उस कानून को देख करके, उस स्थिति को देख के कि यार ये क्या हो रहा है, लोग चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, किसी से भी, शिवसेना से, अब वो जो है चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद के लिए चला जा रहा है दूसरे पार्टी में। तो कहा कि दल बदल कानून, पक्ष पलटा कानून, मतलब ये लगेगा शिंदे के ऊपर, अपने को अब इस कानून का सर्जरी कर देना है। नहीं किए तो इस साल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फंस जाएंगे कहीं न कहीं, क्योंकि शिंदे साहब यही किए। ठीक ना, अब फिर ये चीज़ दिमाग में नहीं रखिएगा कि इस दल को छोड़कर गया तो वो आदमी गलत होगा। गलत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई बार आदमी सत्ता के लिए भी छोड़ता है, वो भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी का नेतृत्व डिसीजन गलत ले रहा है, बार बार उसको समझाया जा रहा है कि आप जो ये निर्णय ले रहे हैं ये गलत है। हम भी एक नेता हैं, एकनाथ शिंदे मान लीजिए, हम भी जो है विपक्ष का नेता रह चुके हैं आपके पार्टी से कई बार, हम भी सत्ता पक्ष का नेता रहे हैं, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं हमसे बिना पूछे, ये भी हो सकता है। तो दोनों गलत हो सकता है, दल छोड़ने वाला भी गलत हो सकता है, ये परिस्थिति बताएगा, और दल का अध्यक्ष भी कभी गलत हो सकता है। ठीक है ना। अब इसीलिए हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि दल को छोड़ा तो इसलिए बनाया दल बदल कायदा। अभी कायदा बनाया 52वां संविधान संशोधन, यानी संविधान में उसके पहले 51 बार संशोधन हो चुका था, 51 बार, इसीलिए नाम पड़ा 52वां संविधान संशोधन। 1984 में हुआ था, तो 84। अब उस समय जो बनाया ये दल बदल कानून 52वां संशोधन, तो उसमें जितना बात लिखना था उसको देना था संविधान में लिख के, नहीं तो ऐसे अलग कुछ बनाना पड़ जाता है। तो उसके लिए अभी बताएंगे अनुसूची, शेड्यूल का मतलब हुआ किताब के पीछे जो परिशिष्ट होता है, कुछ डिटेल्स जानना हो तो उधर से इधर आ गए, ठीक है, उसको कहते हैं शेड्यूल। तो 10वीं अनुसूची जोड़ करके इस पूरे कानून को उसमें लिख दिया गया। अब तो संविधान में लिख दिए, आप जरा बदल के दिखाइए। ठीक है, तो उसमें लिखा गया पहला कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जीतने के बाद अगर आप अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया पार्टी बना लेते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, अकेले अगर छोड़े हैं तो। ठीक है। एक अपक्ष उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वो किसी दल में शामिल हो जाता है, जैसे मान लीजिए गुजरात में जिग्नेश मेवानी साहब, अभी तो वो टेक्निकली अपक्ष जीत कर आए हैं, अभी वो कांग्रेस में नहीं जीत के आए हैं। इसीलिए क्या देख रहे हैं, वो कांग्रेस के मंच पे होते हैं बट कांग्रेस का खेस नहीं धारण किए हैं। वो शामिल होंगे चुनाव के समय, अगर अभी शामिल हो जाए ना तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। एक निर्दलीय उम्मीदवार
किसी भी दल में यदि शामिल हो गया तो क्या होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, एक आदमी। तो इसमें कमियां क्या हैं? तो इसमें टेका देने से मना नहीं कर रहा है। मतलब आप निर्दलीय हैं, आप कहिए कि अच्छा आपके पास बहुमत है, 2 आदमी घट रहा है तो हम 2 आदमी हैं ना, 2 निर्दलीय आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम इनका खेस धारण कर लेते हैं तो मेरी सत्ता चली जाएगी। ये कौन तरीका है? ये कांग्रेस का बनाया हुआ है 52वां। तो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, एक सत्ता दल के द्वारा बनाया गया चीज है, वो अपने बचाव के लिए बनाया है। क्योंकि 84 आते आते क्या होने लगा, कांग्रेस पार्टी तो बड़ा ही था 84 में, लेकिन ऐसे कुछ राज्य ऐसे मिलने लगे जहां बीजेपी भी बढ़ रही थी, जहां कुछ क्षेत्रीय दल बढ़ रहे थे। वहां चुनाव के बाद क्या परिणाम हो जाए, जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, 200 सीट है मान लीजिए, सरकार बनाने के लिए 101 चाहिए। पता चला 95 कांग्रेस हो गया, 95 बीजेपी हो गया, 10 निर्दलीय जीत के आ गया। तो ये 10 तो जिधर गया सरकार उसी की, 6 गया सरकार उसी की। तो क्या होने लगा कि उसको विरोधी दल भी अपनी ओर पैसा लेके खींच सकता है, क्योंकि अब वो दल भी 95 लेके आ गया। और 84 के पहले क्या होता था कि क्या कर लेगा, कांग्रेस को ही 110 आ जाएगा, तुमको क्या कर लोगे निर्दलीय 5 जीत के ही। तो ये जो बीमारी लगा राजनीति में, इसीलिए पहले NCERT पढ़ना है कि वहाँ ये सिखाएगा कि ये बीमारी लगा क्यों, समझ रहे हैं, उस बीमारी का असर क्या पड़ा। तो कांग्रेस कहा कि नहीं, इसलिए आप किसी दल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस इन्हीं 10 को कहेगा आ जाइए, उस समय मैं 2-2 लाख देता हूँ। तो आज भाजपा कहेगा 1-1 करोड़ देता हूँ। थोड़ा दिन बाद हो सकता है कोई चौथा दल हो ऐसा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जनता को पहले मजबूत होना पड़ेगा। जो काम कांग्रेस किया, अगर आप वही आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं तो कल आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपको भी सरकार ही चलाना है। तो क्या किया, 1 लाख दिया कांग्रेस, कहा बाहर से टेका दो, देखो लिखा हुआ है, हम ही तो बनाए हैं, समझ गए, तुम डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए। अच्छा, बाहर से नहीं देने का मूड है, कोई बात नहीं, बोलो मंत्री बना देते हैं, टेका तो टेका होता है, खाली बस मेरा खेस नहीं पहनना, नहीं तो तुम्हारी सदस्यता चली जाएगी। देख रहे हैं निर्दलीय के साथ हुआ ये। किसी दल का एक आदमी अगर उधर चला गया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, यानी यहाँ ये वाला नियम लागू होगा। निर्दलीय पढ़ के क्या करेंगे, शिवसेना के लोग गए हैं ना, यानी एक दल के लोग गए हैं। तो अब सुनिएगा, अब इतना कड़ा कानून तो आप बना दिए, तो इससे क्या हुआ जरा एक बार सोचिएगा। पार्टी का मुखिया एकदम तानाशाह हो गया, जरा सोच के देखिएगा। अब पार्टी का मुखिया जो है वो, आज एक ही पढ़ाएंगे टॉपिक, देखिएगा कितना दिमाग आपका खुलता है। पार्टी का मुखिया अब जो है कहेगा कि एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला निष्कासित कर दूंगा, क्योंकि जहां छोड़े मेरी पार्टी की सदस्यता गई, तुम अब MP MLA नहीं रहोगे, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन उस मुखिया के उस सरमुख्तियार शाही रवैये से पार्टी में लगभग 40% लोग नाराज हैं, लेकिन इस डर से नहीं बोल पा रहे हैं कि हम तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए नियम लगाया था उस समय। अभी एकनाथ शिंदे को देखना है कि अगर उस पार्टी का 1/3 मेंबर बाहर निकल जाए, या तो वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, या वो कहे कि मैं नया दल बना लूँ। ये पहला है। 91वां सुधारा के बाद अब शिंदे जो है क्यों इतना दिन वेट किया वो बताएंगे। तो 1/3 बाहर निकलेगा, सही चीज़ है। 33% लोग नाराज है, तब तो फिर 33% में तो आदमी पास हो जाता है, इसका मतलब उनकी नाराज़गी जायज़ है। एक नाराज है, इसका मैंने 50 लाख लेके जा रहा है, यहाँ पे मतलब ये हुआ। तो 1/3 को मिल गया एग्जाम्पशन।
अब 1/3 को जब मिला एग्जम्पशन ने, तो अब शुरू हुआ, ये क्यों लाया गया वो बता रहे हैं। अब शुरू हुआ बैग का खेला। बैग का खेला का मतलब कि रुपया का लेन देन। कैसे बताते हैं? या पोस्ट का खेला। मान लीजिए बैग नहीं तो मंत्री बनाओ, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हुआ। 98 में जब वाजपेयी जी सरकार बनाए थे तो उसमें 18 पार्टी की सरकार थी। 18 पार्टी ने समर्थन दिया था, तब बेचारे एक सरकार बनी थी। इसीलिए उस सरकार का तुलना इस सरकार से नहीं किया जा सकता है। वाजपेयी जी जब भी संसद में आते होंगे तो एक बार ऐसे करके गिनते होंगे कि 18 लोग है कि नहीं तो मेरे पास बहुमत ही नहीं होगा, हम गिर जाएंगे। मोदी साहब जब अभी घुसते होंगे तो खाली अपना पार्टी गिनते होंगे कि 300 है कि नहीं, क्योंकि सरकार में रहने के लिए लोकसभा में 273 मिनिमम सांसद आपके साथ होने चाहिए, तब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। समझ गए? तो रोज गिनना पड़ेगा। वही नहीं गिनने में से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दिया, अब है ही नहीं, ठीक है ना। 248 विधानसभा में अगर सीट है तो 125 एमएलए आपके साथ होने न चाहिए। पहले तो शिवसेना को ही 55 से ज़्यादा सीट नहीं था, वो तो शरद पवार का 50 सीट, कांग्रेस का 30 सीट, सब मिला जुला करके किसी तरह एक रेलगाड़ी तैयार हुआ था, ठीक है ना। अब बताइए, तो उस 55 में अगर 40 निकल गया तो आप कहाँ के रहेंगे? अब देख रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और लोग क्या पढ़ रहे हैं। लोग जो पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि वो एक जनता है। आपको तो IAS का परीक्षा देना है तो आपको तो सब में संविधान खोजना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं बार बार कि आज जो लड़का करंट अफेयर्स पढ़ रहा है वो उटपटांग चीज़ पढ़ रहा है, समझ गए। वहाँ दे दिया एकदम बढ़िया न्यूज कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह। हम क्या करें, हुआ तो हुआ, हमको क्या लेना देना है। हमको तो DGP अगर महाराष्ट्र के होंगे तो जिसका सरकार बनेगा उसके फ़ोन का वेट करेंगे कि बोलो क्या काम है, जो दोगे करेंगे, तो हमको क्या मतलब है। हाँ, हमको देखना है कि इससे क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ संविधान में, क्योंकि मेरे परीक्षा का प्रश्न बनेगा। तो इसीलिए पहला साल आपके साथ कोई करंट अफेयर्स का गप नहीं करेंगे। अरे ये मालूम ही नहीं होगा तो करंट क्या पढ़िएगा। दूसरा साल कहेंगे कि अब ये मैगजीन पढ़िए। कितना फ़र्क है, समझ गए ना। अब जब आप ये पूरा NCERT जान रहे हैं तब कहेंगे कि अब से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपको परीक्षा 3 साल बाद देना है। आज का करंट अफेयर्स कहाँ काम आएगा। तो पहले ट्रेडिशनली मजबूत होना है, उसके बाद करंट पढ़ना है। तो अब आइए 1/3 हो गया। तो देखिए क्या हुआ, जो 91वां संशोधन करना पड़ा। हुआ ये कि 18 पार्टी मिलके वो सरकार बनाए। उस समय एक पार्टी हुआ करती थी समता पार्टी, खाली नाम बदला हुआ था। उसमें रामविलास पासवान जी भी होते थे, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी होते थे, उसमें शरद यादव भी, बड़े नेता का नाम ले रहे हैं, और उसमें नीतीश कुमार भी होते थे। उनको एडजेक्ट 18 सीट आया था। तब वाजपेयी जी का एक फॉर्मूला था कि जो भी पार्टी हमको समर्थन देना चाहती है सरकार बनाने के लिए, तो 9 सांसद पर हम एक जो है मिनिस्ट्री देंगे, एक मंत्रालय उसको देंगे, पार्टी तय कर ले। तो 18 में से तो 2 आदमी को मिलेगा। तो इस चारों में सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा इस चारों में जॉर्ज फर्नांडिस उसमें था। तो कहा कि आप बन जाइए रेल मंत्री। दूसरे पे शरद यादव था उसमें, कहा आप बनिए भूतल परिवहन मंत्री। तीसरे में रामविलास जी, और उसके बाद नीतीश जी। तो आपका तो नंबर ही नहीं लगा। तो रामविलास जी और नीतीश जी मिलकर के प्लान किए कि यार करना क्या है, 6 गो सांसद इकट्ठा करो, नया दल बना लो, क्योंकि 1/3 ही था। दोनों मिलके वो नया दल बना लिए, समता पार्टी। और समता पार्टी में अब क्या हो गया, 2 बिग पिक्चर।
एक नीतीश और एक रामविलास जी। अब वाजपेयी जी को ये लोग फ़ोन करके बताए कि आपके पास तो 12 आदमी है, 18 कहाँ है, 6 तो हम नया पार्टी बना लिए। तो वाजपेयी जी कहे कि भाई मेरे दरवाजा से कोई जा नहीं सकता है खाली, चलो एक मंत्रालय देते हैं, हम 6 पर 1 का फार्मूला लेकर आते हैं। अब नीतीश कुमार और रामविलास पासवान में समता पार्टी का अध्यक्ष था नीतीश, तो यानी उसका बड़ा कद हो गया। तो नीतीश जी बन गए उसमें मिनिस्टर, जॉर्ज बने रक्षा मंत्री, वो बने भूतल परिवहन, और नीतीश जी बन गए रेल मंत्री। बस अब तो इसका न बनथड़, तो दुएगो ने एमपी चाहिए। तो रामविलास पासवान जी ऐसे परिवार से हैं, हालांकि वही मेहनत करके ये किए हैं, वो 3 भाई, 3 में से तीनों भाई एमपी रहा है, जिसमें से 2 भाई हमेशा साथ रहा है, और 1 भाई को वो एमएलए बना के रखते थे कि बिहार में देखना, इसलिए वो मजबूत होते थे। अब वो मर गए। बेटा का जन्म दिल्ली में हुआ है, चिराग पासवान। उसकी माँ जो हुई वो भी दिल्ली की ही है, ये दूसरी शादी है उनकी। तो उसको बिहार में पकड़ क्या होगा, बस चाचा पलट दिया भतीजा को, कहा आप घर जाओ, मेरी पार्टी है। लेकिन उस समय क्या हुआ, अलग हो गए रामविलास पासवान जी, क्योंकि इसका 1/3 2 भाई आपने मिलके कहे चलो, बना दिए यही एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। वाजपेयी जी को बोले कि अब मेरा सपोर्ट नहीं है आपको। तो वाजपेयी जी के कोई बात नहीं, आप भी मत जाइए, आइए आपको भी कोयला मंत्री बना देते हैं। क्या देखे, ये 1/3 जो है ये गले का नासूर बन गया। अच्छा आप बताइए कि अगर आप पीताम्बर पासवान नाराज हो जाते तो वो तो अकेले बाहर निकलना था, कहते 2 का तो हम 50% हैं, 1/3 कहाँ। इसलिए लोग आलोचना करने लगे कि ये तो ऐसा कायदा है उस समय कि बायां हाथ दाएं हाथ को इस्तीफा दे रहा है कि भाई लो मैं 50% हूँ, अगर एक हम अकेले हैं तो बायां कहेगा कि मैं एक हाथ हूँ, एक आप हो, दोनों मिलके एक हो, तो लो आधा इस्तीफा दे रहे हैं हम 50%। इसलिए इसको बदल करके कह दिया कि ना, ये तो रोज़ जो है लोग दल बदल रहा है, एक काम करो इसको कर दो 2/3। तो अब 18 में अगर 12 आप पलट दीजिएगा तो 6 वाला का पोजीशन खराब हो जाएगा। वाजपेयी जी कहेंगे भाई आप हट जाइए, इनको ही मंत्री बनाएंगे। तो आज एकनाथ शिंदे को 2/3 जब तक की आदमी लेकर के नहीं जाएगा शिवसेना में से, तब तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए 55 में पहले 2/3, तो 18 तिया 54, यानी 37 एमएलए तो चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि आदमी के गिनने में 36.3 तो होगा नहीं। अब आदमी 1/3 थोड़े होगा, तो क्या कहते हैं पूरा होगा, तो 37 चाहिए। इसीलिए क्या देखे, पहले 37 एमएलए गुवाहाटी गया, फिर 3 गया, फिर 2 गया। जब देख लिया कि अरे ये तो 41 पहुँच गए, यानी अब मेरे पे दल बदल कानून नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया। तो अब शिवसेना के तरफ से उद्धव ठाकरे जी हो गए कमज़ोर, क्योंकि 55 में अगर 42 एक तरफ चला जाए या 41, अभी क्या होगा ये तो परसों तरसों पता चलेगा। कि पहले तो इनको मुख्यमंत्री का मतलब की शपथ दिलाइए, उसके बाद सदन में बहुमत हासिल करिए, उस दिन क्या होगा, ठीक। और दूसरा, ये जो 42 अलग हुए हैं, ये कोई भी पार्टी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो होगा नहीं, कोई तो होगा जो मुहर मारेगा। ये तो इंडिया है, आपके कॉपी को हम चेक करेंगे तो हमारे कंपनी को सरकार चेक करेगा, कोई तो चाहिए। वो मुहर मारता है इसमें विधानसभा का अध्यक्ष। तब पहले तभी एकनाथ जी को वो 42 आदमी का चिट्ठी लेके जाना पड़ेगा विधानसभा अध्यक्ष के पास, और जब विधानसभा अध्यक्ष कह देंगे कि हाँ आप एक नया गुट हैं, उसके बाद ठीक है। तो अभी एकनाथ शिंदे जी को पहली लड़ाई ये लड़नी है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने 2/3 लोगों को पेश करें, जिससे कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो, ठीक। दूसरी लड़ाई क्या लड़नी है, अब जब डिस्क्वालीफाई ना हो तो मंत्री पद तो मिले, नहीं तो माया मिली न राम।
तो बेचारे अभी हम क्लास में घुसते घुसते बता रहे हैं कि वो तो मुख्यमंत्री हो रहे हैं। बीजेपी कहा कि हम बाहर से टेका देंगे, इनका 40 आदमी मंत्री मुख्यमंत्री बने और हम लोग उनको समर्थन देंगे, ठीक है ना। उनके साथ 8 निर्दलीय भी बाहर से टेका दे रहे हैं, क्योंकि घुस तो नहीं सकते उस पार्टी में। तो वो 50 हैं, 105 बीजेपी है, चाहिए 124, आराम से बहुमत हो गया। तो शिंदे जी बनने जा रहे हैं अब देखा लें ज्योतिष से दिन उन अच्छा कौन सा है, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो पहला लड़ाई तो जीत गए वो, लेकिन अभी भी दूसरा लड़ाई बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष किसका आदमी है अभी, इनका, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष तो 2.5 साल पहले न बना था। तो उस समय तो ये तीनों मिल करके न विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव। तो कहीं उसका दिमाग फिरा तब क्या होगा। अगर कह दे कि नहीं मानेंगे, तुम्हारे पास 37 नहीं है, या वो एमएलए, हम कानूनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राजनीतिक नहीं, वो एमएलए अगर महाराष्ट्र आते आते अगर 10 का ईमान बदल गया, वापस शिवसेना में चला गया, तो 32 हो जाएंगे। तो अब के हिसाब से लग रहा है कि ठोक बजा के 42 पहुंचा लिया है, लेकिन अपने तो हर संभावना पर गप करेंगे कि देखिए संविधान समझिए क्या कहता है, ठीक है। तो कहीं अगर 36 भी हो गए तब तो विधानसभा अध्यक्ष गला पकड़ देगा कि तब मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इतने दिन की लड़ाई यही थी। अब समझ में आ गया कि शिंदे साहब को 2/3 आदमी चाहिए। अब सुनिएगा, 2/3 है तो शिंदे साहब के पास 2 ऑप्शन थे, या तो पूरी पार्टी को बीजेपी में मर्जर कर दें, ठीक है, या तो नई पार्टी बना लें। ठीक हो सकता है कि शिंदे साहब को लगा हो कि हम अपनी नई पहचान बना के रखें, तो वो मर्जर नहीं किए, नई पार्टी बनाए। अब बता रहे हैं कि शिंदे साहब 37 से कम क्यों नहीं होना चाह रहे थे राज व्यवस्था। अगर 37 से कम होते तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, चलते हैं चुनाव लड़ जाएंगे। गुजरात में बाबू भाई बोखरिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में आए, डिस्क्वालीफाई हो गए, एक ही आदमी आए, हो गए तो हो गए, दोबारा चुनाव लड़े, एकदम बहुमत से जीत के आ गए। उनको देख के अल्पेश ठाकुर भी यही काम किए थे, कांग्रेस से भाजपा में गए, वो फंस गया बेचारा, वो हार गया। इसीलिए ये कानून बढ़िया है कि निकलना है तो कॉन्फिडेंस हो तो ही निकलना है कि हम वहाँ जीत जाएंगे, और नहीं तो जो भी अच्छा खासा, अभी जिग्नेश मेवानी जैसा अल्पेश ठाकुर भी अभी तक एमएलए ही होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष पावर और प्रत्यक्ष पावर में अंतर होता है। एमएलए हो के कुछ बोलना और एक्स एमएलए हो के बोलना, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हमको ये समझना है। तो अब एकनाथ शिंदे अगर 37 से कम हो जाते तो क्या होता, बाबू भाई बोखरिया जैसा चुनाव लड़ते? नहीं, फिर इनका जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्क्वालीफाई होने पर। कारण भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ये सब कैडर बेस्ड पार्टी है। मतलब लोग कोई भी अगर उसको ज्वाइन करते हैं ना, तो विचारधारा एक्सेप्ट करके करते हैं। ये शिवसेना में आप 40 साल में पहली बार सुने होंगे कि कोई पार्टी छोड़ा है। नहीं तो एक बार नारायण राणे छोड़ा था, एक आध बार का ही घटना है, नहीं तो छगन भुजबल छोड़ा था। भाजपा छोड़ने वालों का भी ऐसा ही रेयर सुनिएगा घटना कि यशवंत सिन्हा छोड़ेगा, शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ेगा, लेकिन मांस नहीं छोड़ता है। पूरे बिहार में एक शत्रुघ्न सिन्हा के बाहर निकलने से दूसरा कौन गया? इसको कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, कि आप उसमें विचारधारा से घुसते हैं। तो जो भाजपा को मान रहा है या शिवसेना को, उस जनता को आप खराब स्कूल दिखा दीजिए, रास्ता कच्चा दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो हार्डकोर वोटर है, वो उसको ही वोट देगा। तो एकनाथ जी जो अगर अलग हो जाते
37 से कम होने पर, तो चुनाव जहां लड़ने जाते उनको शिवसेना गिरा देती, क्योंकि वो कैडर बेस पार्टी है, उसके भी कार्यकर्ता उसके खिलाफ हो जाते। इसलिए अभी चुनाव फेस नहीं करना है, एक हो गया। दूसरा, अगर शिंदे साहब वो 37 से कम होकर चुनाव लड़ने जाते तो अपने दम पे तो नहीं ही जा पाते, फिर उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ता है। 37 से कम हो गए तो डिस्क्वालीफाई, तो तब तो फिर वो बच्चा हो जाते। फिर तो बीजेपी कहता कि दे रहे हैं टिकट, मंत्री नहीं बनाएंगे, बोलो। इसमें बीजेपी गलती नहीं, कोई भी पार्टी होगा। कल आप किसी के पास अपने समाज में, गांव में कलेक्टर बन के जाइएगा तो कुर्सी झाड़ के कहेगा बैठो। अभी वही ना आदमी है, विद्यार्थी हैं, देख कहेगा जाके देखिए चाचा मामा, देखो चादर है वहाँ लेकर आ जाओ। यही चीज़ है। तो ये घटना को पूरा आज आपको समझाए। ठीक, अब जरा सोचिएगा, इतना नहीं समझाए हैं बोरबला क्लास में, इनको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये वहाँ तक पढ़ दिए हैं। क्योंकि ये बेचारी तो आपके वाला बैच में थी नहीं। लेकिन आप सोचिएगा कि पहले ये पूरा बैकग्राउंड अगर आप जान गए, उसके बाद ऐसा अभी तो है नहीं कि भारत का अंतिम घटना घटा है, ठीक है ना। अभी तैयारी में है, नीतीश कुमार के बाद पार्टी क्या होगा, समझ रहे हैं ना, तेजस्वी के बाद क्या होगा, अखिलेश के पार्टी में क्या होगा, मायावती जी की पार्टी में क्या होगा, अभी तो लाइन से है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको काम आएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप करंट अफेयर्स में एंजॉय किए होंगे, ना कि आपको लगा होगा कि माथा में कुछ भारी आ गया। अब आइए संविधान कैसे पढ़िएगा। देखिए, प्रियम्बल, उद्देशिका, बड़ा मेहनत से हमारा किचन कैबिनेट विद्यार्थी सृजेश, आपका सीनियर, ये दोनों लगाया है कि सर जी जो मीडियम का लड़का हो दोनों को फायदा है। देखिए, तो हम के बाद है कॉमा, वी के बाद भी कॉमा है। अगर नहीं होता तो मान लेते कि हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि बाबा साहब लिखे हैं ना, तो वो थोड़े हिंदी में लिखने गए होंगे, वो अंग्रेजी में लिखे होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ होगा, किसी से छूट सकता है, बट संविधान है, छूटेगा नहीं। तो हम, उसके बाद कॉमा, भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये लिखा है प्रियम्बल में। इसी का मतलब होता है कि भारत के शासन को चलाने वाला कौन है। वी रुकना है, द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सत्ता को का जो उपयोग करेगा वो कलेक्टर नहीं करेगा, वो वी, आई नहीं बोला, देख रहे हैं ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया करेगा। यानी भारत के 140 करोड़ में से, अब उसमें से जो वोटर हो वोट देगा, लेकिन ऐसे 70.1 करोड़ जनता जिस चीज़ को कहेगा हाँ, वो 69 को मानना पड़ेगा, भले ना आपके साथ अन्याय हो रहा है। बात समझ गए? ये है वी और फिर द पीपुल ऑफ इंडिया। इसीलिए आप देखिएगा कि फेसबुक पर एक पोस्ट आएगा, अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, या अभी 2 दिन पहले, कि नरेंद्र मोदी साहब और 1-2 क्या कहते हैं मिनिस्टर सोफा पर आराम से बैठे हुए हैं, सामने एक और मिनिस्टर है, बातचीत कर रहे हैं, कोना में एक आईएएस और एक आईपीएस है, ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। या एक बार का न्यूज़ देखिएगा कि भूपेंद्र पटेल साहब कोई मिनिस्टर के साथ या तो भावनगर के मेयर के साथ एक टेबल पर बैठे हुए, अब बगल में एकदम टैलेंटेड, जो सबसे कम उम्र में आईपीएस बने हैं, साफिन हसन साहब, वो ऐसे करके खड़ा है। तो उस फोटो पर कई लोग, देखिए, ना तो साफिन साहब को खराब लग रहा, नहीं तो कहते कि नहीं कि पटेल साहब थोड़ा हटिए, हमको भी बैठने दीजिए। उनको तो पता है कि हमको ऐसे ही रहना है, वो दोनों आईएएस और आईपीएस को पता है। लेकिन जो है मूर्ख,
लेकिन फेसबुकी ज्ञानी है। फेसबुकिया ज्ञानी समझते हैं ना कि कुछ भी डाल दिया, शुरू हो गया। आज वो देश ना दुर्भाग, भणेला गणेला खड़ा छे अने मूर्ख बेसा छे। अरे मूर्ख, तुमको प्रियम्बल का पहला लाइन नहीं पता है, ज्ञानी बन रहे हो फेसबुक पे, समझ गए? वी द पीपुल ऑफ इंडिया शासन कर रहा है, ना कि साफिन साहब शासन कर रहे हैं, ना कि वो IAS IPS कर रहा है। तब वी द पीपुल ऑफ इंडिया जिसको चुनकर भेजा, अब वो जब सत्ता में बैठेगा यानी मिनिस्टर हो जाएगा, तो उसके कायदा अनुसार लिखित कामों में हाँ ही बोलना है, समझ गए? अगर वो लिख करके साइन मार दिया, मौखिक पर ना कह दीजिए कि लीगल है, नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो लिखित इलीगल भी भेज दिया है ना, तो फंसेगा वो, आपको कर देना है। इसीलिए क्या देखे रईस सिनेमा में कि वो जो IPS था वो मुख्यमंत्री को कहा कि राइटिंग में दीजिए, ठीक ना? नहीं दिया, लेकिन अगर दे देता तब आपको करना पड़ जाता। क्यों? क्योंकि आप हैं सिविल सर्वेंट, नॉट सिविल मालिक, समझ रहे हैं? तो सर्वेंट का काम यही है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया जिसको चुनकर भेजा है ना, वो अभर्ण है, वो अगर क्या कहते हैं दिव्यांग भी है तो भी आपको बात मानना होगा, पढ़ा भी नहीं है फिर भी, समझ गए? वी द पीपुल ऑफ इंडिया अगर एक दिव्यांग व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया तो कल सेना का तीनों क्या कहेगा? नहीं मानेंगे आपकी बात। आप तो व्हील चेयर पे चलते हैं, जी नहीं, उसके पीछे 70 करोड़ आदमी खड़ा है, 70 करोड़ गुना 2 140 करोड़ पैर है उसके पास, आपको बात मानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग फेसबुक पे जवाब नहीं देते। अब मालूम है कि पहला अभन तो यही है, इसको कुछ मालूम है नहीं है, समझ में आ गया? तो इसलिए ये चीज़ को ऐसे पढ़ना है, संविधान को कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। अब कहता है भारत को, यानी अब भारत कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है आज के लिए खाली जल्दी में बता रहे हैं कि अंतिम निर्णय भारत ही लेगा, यानी निर्णय यानी संसद में होगा और उसके बाद सिग्नेचर राष्ट्रपति करेगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा, समझ गए ना? ये नहीं है कि हम ब्रिटेन की महारानी का भी भेजें कि बोलिए साइन करिएगा, पूछने भी नहीं जाएंगे। देखे ना अभी क्या बोली महारानी कि मैं लाइफ में पहली बार मोदी के सामने झुकी हूँ, समझ रहे हैं? यानी हम अब एक प्रभुत्व संपन्न है, नहीं झुकिएगा ना तो कल आप भी आइएगा तो हम भी नहीं झुकेंगे, खड़े हो जाएंगे आपके सामने, बराबर में है, क्योंकि जो ब्रिटेन वो भारत। ये हुआ इसका मतलब। समाजवादी यानी ना तो हम पूंजीवाद को सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा एक लिमिट के आगे, और ना तो हम मार्क्सवाद को भी सपोर्ट करेंगे एक लिमिट के बाद। मेरे लिए दोनों बराबर है, देश में पूंजी का भी होना जरूरी है और श्रम का भी होना जरूरी है। तो श्रम पर भी कायदा लाएंगे, अब फैक्ट्री अगर गिरने लगा तो बचाने के लिए बेल आउट प्लान भी देंगे, समझ रहे हैं ना? कि आइए आपको जो है बैंक से हम लोन देते हैं, हाँ अब उस लोन में कोई गड़बड़ी है तो कहिए, अलग बात है, लेकिन यहाँ तो थ्योरी का गप हो रहा है। क्या कहा? पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ना राम मंदिर बन रहा है, पहला बात तो ये है। तो क्या भारत सरकार अपने बजट में खड़ा होकर घोषणा कर सकता है कि मैं राम मंदिर के लिए 100 करोड़ देता हूँ? इसका उल्लंघन हो जाए। बात समझ गए ना? मंदिर तो अब हिंदू अपनी श्रद्धा से बनाए, रास्ता क्लियर हो गया, इसीलिए हमने बनाया राम मंदिर ट्रस्ट। आप कहते हैं उस ट्रस्ट में दान दीजिए, अब फिर वो ट्रस्ट मंदिर बनाएगा। क्लियर? ये है पंथ निरपेक्षता का मतलब कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म के लिए वो बराबर है। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी तो के बिना कैसे काम चलेगा? तो लोकतंत्र के बारे में
अगर सबसे बढ़िया कोई परिभाषा दिया है तो वो दिया है अब्राहम लिंकन। क्या कहा डेमोक्रेसी के बारे में? कहा कि फॉर द पीपुल, जनता के लिए ही शासन करना है, अपने लिए नहीं करना है, ठीक ना। कहा बाय द पीपुल, जनता के द्वारा ही शासन होगा, यानी 5 साल में हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऑफ द पीपुल, जनता का ही शासन होगा। देख रहे हैं, के लिए, द्वारा और का, ये जो व्यवस्था है वो होगा लोकतंत्र। अब हुआ क्या कि अपने देश में कुछ भी आता है तो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अपना नेता लोग सोचने लगा कि फॉर द पीपुल ये नहीं ठीक है, एक काम करो, इसको कहो फॉर द पीपुल। एकदम 2-4-10 बॉडीगार्ड हो अपने साथ, पब्लिक को वहाँ लाठी बांध दो, उधर रहना, इधर से भाषण देना, ये है फॉर द पीपुल। देख रहे हैं ना, अपना डेमोक्रेसी यहाँ आ गया। तो जब फॉर रहिएगा तो चुनाव के समय बाय द पीपुल, फिर वोट खरीदना पड़ेगा। अब तो नेता कहा कोई बात नहीं, बट रहेंगे फॉर, ठीक ना। जब जनता बिक जाएगा तो उसके बाद नेता कहेगा एक और एफ लगा देते हैं, ऑफ द पीपुल। अब जाओ जहाँ जाना है, 5 साल के बाद आना, फिर बाय करेंगे 200 रुपये हम, या रेट बढ़ेगा तो 500 देंगे। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये तो हुआ मजाक, लेकिन हकीकत यही है कि हम हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के बगल में लगा दिया गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है। तो 4 कंट्री ध्यान में रखिएगा, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। डेमोक्रेसी तो चारों जगह है, लेकिन रिपब्लिक लिखता है अमेरिका और भारत, ब्रिटेन और जापान नहीं लिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देश को चलाने के लिए 3 संस्था है। एक का काम है खाली सोचना कि समाज बदल गया तो कुछ नया व्यवस्था करना होगा क्या, तो उसका नाम पड़ा लेजिस्लेटिव, व्यवस्थापिका, जो है संसद। इसलिए कभी नहीं देखिएगा कि एमपी साहब लाठी लेकर आपको जो है दौड़ाने चले आएंगे कि काहे भीड़ जुटे हो, उसका काम नहीं है। उसका काम है कि यहाँ भीड़ जुट रहा है ना, चलते हैं थोड़ा संसद में चर्चा करते हैं, इस पर एक कायदा लाओ कि भाई इस जगह 50 आदमी खड़ा नहीं रहेगा। ये है लेजिस्लेटिव। दूसरा है एक्सिक्यूटिव, जो आप बनने जाना चाहते हैं, कारोबारी, जो कायदा बना उस पर व्याख्या करना, सॉरी उसको इम्प्लीमेंट करना। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि जो बना उसको इम्प्लीमेंट करना है, सोचना नहीं है कुछ कि उसमें कुछ कमियां हैं तो हैं, आपको लगा देना है। अब तीसरा जो संस्था है उसका काम है कि आप जो उसको पढ़ के गलत तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किए तो वो न्याय कर देगा, उसको कहते हैं न्यायपालिका। तो देश को 3 संस्था चलाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जरा समझिएगा एकदम सिंपल भाषा में ये क्या है। एक बार लगा विधायिका को कि हेलमेट के बिना नहीं चलने देना है, तो कायदा बनाएगा कौन? पुलिस बनाएगा नहीं, वो तो कार्यपालिका है। वो या तो बनेगा विधानसभा में और या तो बनेगा संसद में। तो चलिए वो बना दिया। अब आप निकले हेलमेट के बिना, लेकिन एक केस था। केस ये था कि थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको जो है चोट आ गया था। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, एगो स्टिच एक लिए थे, तो हेलमेट कैसे पहनिएगा, वो तो दर्द करेगा। इसलिए आप बिना हेलमेट का गाड़ी लेके निकले, पर्ची फटेगा ही। आप कितना भी समझाइएगा उनको, क्योंकि कायदा बनाने वाला उसमें लिखकर अगर भेज दिया होता ना अपवाद कि माथा में वो स्टिच हो तो नहीं लगेगा, तब वो आपसे नहीं लेता है। समझ में आ गया? कारोबारी काम यही है। जो प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो उस वक्त आप कितना भी कायदा बकिएगा
कि आप में भावना नहीं है, आप में मानवता नहीं है। अरे एगो स्टीच है, वो कहेगा भाई हमको कागज में नहीं लिखा है, तो आप वहाँ से चले जाइए कोर्ट कि साहब कुछ तो बताइए। हो सकता है कोर्ट आप ही डांट के भगा दे कि माथा फूटा था तो काहे निकला बाहर, यानी आप भी डांट सुन सकते हैं। या कोर्ट कहेगा कि सरकार को कि भाई आप इस पर एक कायदा लाइए कि किन किन परिस्थितियों में बिना हेलमेट के निकला जा सकता है। ये है तीनों का काम। एक भी अच्छा से अच्छा तैयारी करने वाला लड़का 5 साल से पढ़ रहा हो, अगर उसको खाली ऐसे कहिए हमको समझा दो, तो हम मान जाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि वो तो सीधा गाइड पे पढ़ा है ना। उसको तो इसके रटने में इंटरेस्ट है कि राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, 9 नहीं होते हैं, ये रट लेना है, अजाक पीटी दे देना है। लेकिन क्यों होते हैं, कहेगा ये यार मेरे बस की बात नहीं है। विनायक में यही होगा कि क्यों होते हैं, 12 अगला साल अपने याद कर लेंगे, इसमें कौन बड़ा बात है। तो अब सुनिएगा, तो कारोबारी तंत्र जो है कार्यपालिका, उसका हेड कौन है इंडिया में, वो है राष्ट्रपति कागज पर। इसलिए राष्ट्रपति तानाशाह ना हो जाए, सब कुछ तो दे दिए कागज पे उसको, इसलिए कहे व्यवहार में होगा प्रधानमंत्री। अपने देश में बस कायदा ऐसे है कि एक आदमी जहां अपनी सीमाओं को पार किया वो फ्यूजेज बल्ब हो जाएगा। समझ गए अपना संविधान कैसा है, इनको पता है। वो एक चुटकुला आप दोनों को बताते हैं कि एक पुल हो गया कमज़ोर, रेलवे पुल था, तो सरकार वहाँ पर एक झंडी वाला को खड़ा किया, कहा कि देखना जरा भी गड़बड़ हो झंडी दे देना, राजधानी तो छोड़ो वंदे मातरम रुक जाएगी ट्रेन। कितना सत्ता मिल गया उसको। बस एक दिन क्या किया, वो अपना पूरे गांव का आदमी को बुला लिया, कहा आओ दिखाते हैं तुमको ताकत, देखो वंदे मातरम गाड़ी रोकते हैं या गतिमान एक्सप्रेस को। दे दिया झंडा, गाड़ी रुक गई। आया ड्राइवर, पूछा कि भाई पुल में कुछ था क्या? कहा नहीं कुछ नहीं था, थोड़ा अपना गांव वाला सत्ता दिखाना था कि देखो हम कितना ताकतवर है, झंडा दिखा दिए। बट ड्राइवर दिया एक झापड़, गाड़ी लेके चला गया। तो गांव वाला पूछा कि तुमको मारा का है? कहा ये उसका सत्ता था। समझ के बात, मतलब जो पावर मिला है उसका लिमिटेशन समझने का। उसको जिस दिन पार किए दूसरा आपके सत्ता को कवर कर लेगा। ठीक है, तो कारोबारी तंत्र का इसीलिए कोई तानाशाह इंडिया में नहीं हो सकता है। चलना है सबको घुल मिल के ही, एक दूसरे के साथ सेटिंग करके ही चलना है। तो तानाशाह नहीं बन सकता है, इसलिए कहे कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी। हो तो गया कारोबारी तंत्र का प्रधान। अभी लाइन के बाद बचता क्या है? थोड़ा दूर बाद याद आया, करे तो हो जाएगा सर मुख्तियार शाह। कारू को अभी बताते हैं 75 आर्टिकल, ये तो तुमको 53 में न दिए। कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेगा। अब लो तो निर्णय, देख रहे हैं। थोड़ा दूर बाद याद गया कि अरे मंत्रिपरिषद ताकतवर हो गया। कहा मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसके साथ 272 आदमी लोकसभा में है। अब भिड़ते रहिए, कौन कौन किससे भिड़िएगा। फिर लगा कि 272 आदमी ताकतवर नहीं हो जाए 5 साल के लिए, फिर जनता बता देगा अगर 5 साल तक कुछ गड़बड़ किए हैं तो। अगली बार जाइए चुनाव में, या तो भागिएगा वहाँ से या तो हारिएगा वहाँ से, 2 में से एक ही चीज़ होगा। तो कारोबारी तंत्र का प्रधान है अपना राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपने देश में चुने जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू बनेंगी कि जसवंत सिंह, ये हम अंदाज पे कहते हैं ना कि अच्छा इतना वोट एनडीए के पास है तो द्रौपदी मुर्मू ही बनेंगी, लेकिन अभी बनी नहीं है, ये बात पक्का है। चुनाव तो लड़ना ही है। तो उसी तरह अमेरिका में जो बाइडेन चुनाव लड़के आया है। ब्रिटेन का कारोबारी तंत्र का प्रधान कौन है? कार्यपालिका का महारानी। प्रधानमंत्री तो वहाँ भी है, तो फिर महारानी का है। इसका मतलब राष्ट्रपति जैसी है महारानी। तब महारानी कभी चुनाव लड़ती हैं क्या? महारानी चुनाव लड़ेगी? तो जिस देश में कारोबारी तंत्र के जनता के प्रधान को जनता चुने, चाहे डायरेक्ट या हम एमपी को चुने, एमपी राष्ट्रपति को चुने इनडायरेक्ट, उसको कहते हैं गणराज्य। तो इंग्लैंड में नहीं होता है, इसलिए इंग्लैंड गणराज्य नहीं है।
खाली वो वहाँ डेमोक्रेसी है क्योंकि प्रधानमंत्री चुनते हैं। इंडिया और अमेरिका में कारोबारी तंत्र के प्रधान को भी चुनते हैं, इसीलिए हम लोकतंत्र के बाद भी बगल में लिखे गणराज। जापान में भी यही हाल है, कारोबारी तंत्र का प्रधान वहाँ का राजा होता है, तो राजा का चुनाव थोड़े होता है। अब आइए, दो भाग दिख गया आमुख का, एक भाग हुआ हम रुकने का, भारत के लोग, दूसरा भाग हुआ भारत में इतनी विशेषताएं हैं कि भारत सब प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, यहाँ पंथ निरपेक्षता है, एकदम निर्भीक होके आइए कोई भी धर्म के लोग, लेकिन कोई भी धर्म के लोग फिर अपनी सीमा नहीं पार करिएगा, फिर तब तो पुलिस आ जाएगा। हम हैं गणराज और हम हैं डेमोक्रेसी। देखिए तो यहाँ पे लगा दिया 1 नंबर। इसीलिए हम बार बार जो है क्लास में कहते हैं कोई भी गाइड नहीं पढ़ना है, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई गाइड नहीं पढ़ना है, चाहे आप लक्ष्मीकांत, बानी प्रकाशन, किसी कोचिंग का नोट्स, विश्वास, ये वो कुछ नहीं, ओरिजिनल संविधान पढ़िए। यहाँ लगाया 1 और यहाँ है 1। संविधान के 42वें संशोधन की धारा 2 के द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित, माने 1976 के पहले यहाँ यही 3 बात था, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इस 42वां संशोधन के द्वारा समाजवादी, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, इन चीज़ों को जोड़ा गया, क्योंकि पहले 3 था, अब 2 जोड़ा गया। नज़र से देखे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए हम हमेशा, हम अकेला आदमी हैं इसमें पूरे इंडिया में जो साफ कहते हैं कि बाबू तुम गाइड लेकर आए, हम तुमको बैर एक्ट से हरा देंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल खाना है, रोटी दाल चावल। गाइड जो लाए हुआ है पिज़्ज़ा खाजा, ये सब चीज़, उसमें कुछ दम नहीं होता है। अब देखिए तो कहता है समस्त नागरिकों को, पहले कहा शासन कौन करेगा, फिर कहा भारत कैसा होगा, अब नागरिक बनना है ना, तो बनिए, बताते हैं क्या क्या लाभ मिलेगा। तो हम न्याय करेंगे आपके साथ। खाली न्याय लिख के कन्फ्यूजन होता है, कहा सामाजिक भी करेंगे, आर्थिक भी करेंगे और राजनीतिक भी करेंगे। अब ये कहते किसको हैं, यही विकास में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता देंगे आपको, फ्रीडम किसका चाहिए, विचार करने का, करिए जो करना है, थोड़े पुलिस आके पूछेगा क्या सोचे थे। अभिव्यक्त करने का देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना है, गाली गलौज नहीं करना है। विश्वास किस पे भरोसा करना है, भाजपा पे, कांग्रेस पे या मार्क्सवाद पे, ठीक है ना, कम्युनिज्म पे, समाजवाद पे, मतलब किसी भी विचारधारा पे छूट। धर्म कौन सा मानना है आप मानिए, उपासना कैसे करना है, ऐसे कि ऐसे कि ऐसे, जो करना है करिए, संविधान आपको नहीं रोकेगा। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार का मिलेगा, काम कुछ भी करिए, चाहे आप एक गाड़ी चलाइए कि आप राष्ट्रपति होइए, राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार मिल सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा बराबर है। मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी बुला इधर आओ, यानी आप अपने प्रियम्बल का खिलवाड़ कर रहे हैं। काम काम है और अवसर सब आदमी को, कहीं भी सरकार के यहाँ कोई तक मिला तो वो बराबर मिलेगा। सरकारी नौकरियों में अगर कहा 21 से 32 साल का आदमी फॉर्म भरेगा तो सब वही होगा। ओबीसी को 35 साल तक मिलेगा, ये लिखा हुआ नहीं आता है, नहीं तो फिर इसका उल्लंघन हो जाएगा। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट छाट, ठीक। अब ये छूट लिखा, ये है आर्टिकल 16(4), अब 15(1), 15(3), ठीक है ना, तो वहाँ पे आर्टिकल है, तो अवसर की समानता, ये 3 जो है मिलेगा नागरिकों को अधिकार। अब थोड़ा कर्तव्य भी आप भी ध्यान रखिए। तो व्यक्ति की गरिमा, कुछ भी कहने के पहले आप ध्यान रखिए कि आप सामने वाले की गरिमा का ख्याल रखिए।
राष्ट्र की एकता और अखंडता, अरे 2 नंबर लगा दिया यार यहाँ, यानी ओरिजिनल नहीं था। जरा पढ़ें तो 42वां संशोधन के धारा 2 में राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर, माना अखंडता शब्द पहले नहीं था, पहले था राष्ट्र की एकता। ये जरूर जो है 1976 आते आते कुछ ऐसा गतिविधि देश में चालू हुआ होगा जिसके कारण सरकार को लगा कि यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी भी जोड़ना जरूरी है, इसलिए जोड़ दिया एकता और अखंडता। और बंधुता बढ़ाने के लिए 3 काम हर नागरिक को करना है। व्यक्ति के गरिमा का ख्याल रखना है, देश की एकता और अखंडता का ख्याल रखना है, और हेट स्पीच नहीं देना है, बंधुता बढ़ाने वाला काम करना है। चलिए, कौन शासन करेगा जान ही गए, भारत कैसा होता है जान ही गए, अगर आप नागरिक बनते हैं तो क्या क्या मिलेगा जान ही गए, आपका क्या कर्तव्य होगा वो भी जान गए। तो अब जान लीजिए एक संविधान को किस दिन संविधान सभा अपनाया था, लागू हुआ था, इसमें ही नहीं लिखा है संविधान सभा किस दिन, देख लीजिए। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में नहीं कह रहा है कि भारत के नागरिकों को आज तारीख 26 नवंबर 1949, देखिए हिंदी तिथि भी है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी यानी विक्रम संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। कौन कर रहा है? संविधान सभा। अधिनियमित करते हैं, आपके सामने नियम बना के पेश करते हैं और अपनी आत्मा में उतारते हैं, आत्मार्पित करते हैं। कितना बढ़िया बढ़िया शब्द यूज़ किया है, देखिए तो, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स, देख रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ, इसका उल्लेख कहाँ है, तो जिंदगी में नहीं कहिएगा प्रस्तावना। ये थोड़े कह रहा है कि आपको दे रहे हैं संविधान, ये कह रहा है मैं उतार रहा हूँ अपनी आत्मा में, संविधान सभा उतार रहा है, ठीक ना, संविधान सभा बनाकर दे रहा है। जब आप 394 आर्टिकल में जाइएगा तब वहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि आर्टिकल 5, 6, 7, वहाँ 5 से 11 ऐसा नहीं होता है, सब लिखना होता है, नहीं तो ये कायदा है। तो जो आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ वो वहाँ उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कहता है शेष 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। अब जरा बताइएगा कि विनायक में जो आपको दिव्य दृष्टि दे दिए ना, जिसके बारे में मैंने मेंस पास भी नहीं बता पाएगा वो लड़का, कि वो खुद कंफ्यूज होगा क्योंकि वो गाइड पढ़ा है। तो ये है इस संविधान की बात। अब उसके बाद जब आप विकास में आइएगा ना, तब गोलकनाथ एक व्यक्ति था, पंजाब में कुछ हुआ होगा उसके साथ, तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि प्रियम्बल जो है भाग है कि नहीं, ठीक ना। तो उस पर जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वो भी थोड़ा बताएंगे अगला साल। तो आज का कहानी यहीं रखते हैं। आज आपको क्या हुआ है, हम लाके बहुत कुछ रखे थे, आपको दिखा देते हैं, लेकिन एक नाथ जी आपका टाइम ले लिए, लेकिन वो बेहतरीन समझे आप, ठीक ना। देखिए हम रखे थे कि आपको फिर आर्टिकल 1 का समझाते क्या। देखिए एक छोटा सा चीज़ आपको दिखा देते हैं। आर्टिकल 1 देखिए कितना बढ़िया है। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? हाँ बढ़ा, यस, हाँ। देखिए अब आपको सिखा दिए हैं संविधान पढ़ना। ऊपर लिखा है भाग 1, इसका मतलब अपने से अंदाज लगा लेना है कि संविधान कई भागों में होगा। पढ़ाएंगे सर, बताएंगे 26 भागों में बटा है, लेकिन यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि काहे भाग 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखना चाहिए था। तो संविधान कई भागों में बटा होगा, इस भाग का शायद यही नाम होगा। इसका मतलब कि भाग 2 के नीचे यहाँ नागरिकता लिखा हुआ ही मिलेगा।
3 के नीचे मूलभूत अधिकार ही लिखा हुआ मिलेगा। समझ गए? तो इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इंडियन यूनियन और उसकी टेरिटरी क्या होगी इसके बारे में इसके नीचे के आर्टिकल में बताया गया होगा। देख रहे हैं आर्टिकल 1, ये हेडिंग ही क्लियर कर देगा कि ये कहना क्या चाहता है। यानी अपने देश का नाम होगा इसमें, संघ का नाम, और अपना देश कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है कि नहीं, यही ना बताएगा। उसका राज्य क्षेत्र समझ में आ गया कि एक में 1 2 3 4 जो कुछ भी है ये बात इतने कर रहा है कि अपने देश का नाम क्या होगा, अपने देश की टेरिटरी क्या होगी। क्या कहता है? एक भारत, रुकना है, अर्थात बाद में कहा, यानी ज़्यादा ताकत भारत में है, इंडिया में कम है। समझ गया? नहीं तो कहता है इंडिया। देखिए अंग्रेजी में देख लीजिए उल्टा है, इंडिया दैट इज भारत। अब दोनों की तुलना करिए। हम जानकर ऐसा बोले यार अंग्रेजी में पहले इंडिया है और इसमें पहले भारत, यानी दोनों का मान बराबर है। खाली इधर पढ़ते तो कहते भारत क्यों लिखा पहले, इसलिए हम पहले ऐसे समझाए। ठीक है? तो भारत अर्थात इंडिया, यानी अपने देश का 2 नाम है। जब अपने देश में रहिए तो भारत से बुलाइए, विदेश जाइए तो इंडिया के नाम से बुलाइए। ये रखा क्यों गया फिर वो विकास बैच में बताएंगे। पहला बैच में तो ये समझ में आ गया कि अपने देश का नाम संविधान में ना तो कहीं हिंदुस्तान लिखा है ना तो आर्यावर्त लिखा है, अपने देश का यही 2 नाम है। जो अपने सामने आके अड़ेगा कि बोलो हिंदुस्तान की जय, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम भारत माता की जय बोलेंगे। समझ गए? क्यों? क्योंकि हम संवैधानिक गप करेंगे। अब लगाया कोमा, यानी यहाँ तक देश का नाम है। राज्यों का संघ होगा। अब बता रहा है नेचर, इंडिया कैसा होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। मतलब कि यहाँ एक प्रधानमंत्री कम से कम 2 मुख्यमंत्री रख लीजिए, या 1 मुख्यमंत्री रख लीजिए, या 28 रख लीजिए, नंबर आपको दिया। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों होगा, ये राज्यों का संघ होगा। समझ गए? यानी हमारे यहाँ 2 लेयर गवर्नमेंट होगा, 2 स्तरीय सरकार मिनिमम होंगी। यही कहता है राज्यों का संघ होगा। अब कहता है सेकंड, देखिए सेकंड के आगे 1 लगाया है, यानी 7वां संशोधन के द्वारा इसको इसमें जोड़ा गया है। तो जैसे वो 10वीं अनुसूची था तो पहली अनुसूची भी होगी। तो कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे। तो भाई यहाँ नहीं बता पाएंगे, पहली अनुसूची में जाइए, वहाँ लिखा हुआ है कि कौन राज्य होंगे और उनका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो जैसे ही वहाँ जाइएगा पहले लिखेगा राज्य, उसमें 28 राज्यों का नाम होगा। उसके बाद लिखेगा संघ राज्य, 8 राज्यों का नाम होगा। जिसमें 29 था तो 29 का नाम होगा। समझ गए? ये कहता है। और फिर कह दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा। तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, यानी ये बता रहा है कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हो सकते हैं। पहली अनुसूची में लिखा हुआ यूनियन टेरिटरी, यानी इस देश में यूनियन टेरिटरी भी होगा, संघ राज्य। ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं, सिक्किम का अधिग्रहण किए, अब जब राज्य बना लिए तब ने, कुछ दिन तक तो उसको ऐसे ही रखना पड़ा। गोवा का अधिग्रहण किए, कुछ दिन तो ऐसे ही रखना पड़ा, बाद में उसको यूटी बनाए, फिर बाद में राज्य बनाए। तो तीसरा लिखना जरूरी था, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाते। तो थोड़ा सा संविधान भी पढ़ के दिखाया आपको। तो अब आप यही सोचिएगा कि जो लड़का 12वां करके हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स अब इनको एहसास हुआ होगा, आप अभी नया हैं। मेरे इस कोर्स के नाम को कोई कोचिंग ले सकता है कि चलो न, विश्वास शुरू किया, मैं भी शुरू कर देता हूँ 3 साल। हो सकता है कि वो हमसे प्रचार ज़्यादा करके लड़का भी हमसे ज़्यादा जुटा ले, लेकिन उसके टीचरों को ये थोड़े मालूम है मेरे दिमाग का उपज है ना। ये तो हम 2000 ईस्वी से 2010 तक जो पढ़ाए, उसमें जो क्या हुआ, गुजरात में अवेयरनेस आया तो आपके जैसे लड़के आने लगे पढ़ने हमारे पास। उस समय 12वां पास
अब उनको हम जो है उसी खेत में जोत देते थे, जैसे ये बेचारी जोताई इस बार, वही आपका वाला हालकर होता था। तो हम सोचे कि आखिर ये लड़का परफॉर्म कैसे करेगा। तो 11 में मेरे दिमाग में आया कि हर बार बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो साल भर पहला का साल यही चले कि एनसीईआरटी पढ़ो। फिर कहते हैं कि ऑथेंटिक पढ़ो, चलो अगले साल वो पढ़ते हैं। अब फिर कहते हैं आंसर राइटिंग होना चाहिए, तो तीसरा साल आंसर राइटिंग करते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ाने एकदम कोई टीचर में नहीं है, वो बार बार एक के चीज़ कहेगा पढ़ लेना। तो आज जो है पॉलिटी, तो अब जरा आप लोग ये बताइए कि तोमर सर से कौन सा विषय पढ़िएगा, इतिहास की, भूगोल की, संविधान? मना समझे ना, मतलब कि विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, टीचर महत्वपूर्ण होता है। मना आज आप सोच के देखिए कि पहला दिन लगा होगा अरे इससे बढ़िया कोई विषय नहीं है इतिहास, कल लेकर के गए होंगे तुलना कि अरे इसी दोनों में है गेम, बाकी कुछ नहीं है। अब आज तीसरा घुसा दिए ना आप, हम तो नहीं पढ़ाएंगे वो वाला पार्ट, आप हमको कल दीजिए इकोनॉमिक्स। अगर आपको चौथा भी नहीं घुसा दे कि नहीं भी उतना इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है, तो आप कहिएगा। पढ़ाने वाला में दम होना चाहिए, जैसे गाड़ी चलाने वाला में, समझ गए? तो अब आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, डेमो का काम ख़त्म। आपको एक समझा दिए कि आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। 4 विषय मैं ही पढ़ाऊँगा, 6 एनसीईआरटी है, 4 हम ही आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके बाद बचता क्या है? जब आपको इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और पॉलिटी, अगर ये 4 में आपके दिमाग में इतना बढ़िया चीज़ भर देंगे, बाकी टीचर खराब नहीं है मेरा, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं होगा, अरे क्या होगा? अमिताभ है तो धर्मेंद्र होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने न होगा, गोविंदा थोड़े आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर वो कमज़ोर भी होगा तो आप उस विषय को मेरे दिमाग के हिसाब से तो पढ़ सकते हैं कि सर ने कहा, तो वो विषय एक बार देखते हैं। तो यही है एनसीईआरटी। बस हमेशा आपको यही सलाह देंगे कि भले ये क्लास यूट्यूब पर जाए, लेकिन आप इन सब चीज़ों से दूर हो करके, जो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, माने वो जो पहले क्लास चला करता था ऑफलाइन, ठीक है ना, लोग बुक्स पढ़ा करते थे, आज टेलीग्राम, व्हाट्सएप, 4 विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर बैठा है, उसका कोई हिसाब नहीं है और वो मेरिट की रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको जो भी मैसेज आएगा कल से, उसका किताब लेके आना है, समझ गए? अब कुछ समझाना नहीं है, अब सीधा इतिहास आया तो वही अतीत की कहानी जो भी लिखा है भागे, ये लेकर के आना है, ठीक है। तो कल से अब हम लोग श्री गणेश करते हैं, दिन भी बढ़िया है, जगन्नाथ जी का ये है। तो चलिए मिलते हैं फिर।